प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे और सीक्वेंसेस के से रिलेटेड हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, सीक्वेंस की डेफिनेशन की थी, एग्जांपल की थी और आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैंने दिए थे करने के लिए। होपफुली आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंसेस की हम लोगों ने फॉर टाइप्स पढ़नी हैं, उनके एलिमेंट्स, उनमें एलिमेंट्स किस तरतीब से आ रहे हैं उस तरतीब को माइंड में रखते हुए, तो तरतीब में उस तरतीब को माइंड में रखते हुए सीक्वेंसेस की 2-3 टाइप्स हैं, जिनमें जो सबसे पहली टाइप है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? एंड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस in which every term is obtained by adding some fixed number to the preceding term। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस जिसमें आप जो है वो अगर आप एक टर्म में कोई फिक्स टर्म नंबर जो है वो ऐड करें तो आपको जो है अगले वाले टर्म जो है वो सीक्वेंस की मिल जाए हमेशा। तो अगर किसी सीक्वेंस में इस तरह की खास बात पाई जा रही है तो उस सीक्वेंस को हम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, द फिक्स नंबर इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स डिनोटेड बाय डी। अब जारी बात है क्योंकि हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में जो है वो एक ही फिक्स नंबर ऐड करने से आपको मिल रही है, इसलिए वो जो एक ही नंबर आप फिक्स ऐड करते हैं उस नंबर को जो है हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं या कहते हैं। वो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगर आप दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपको जो है वो कॉमन डिफरेंस डी जो है वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम जो है वो किस टर्म में ऐड करने के बाद हमें जो है वो अगली टर्म जो है वो लाजमी मिल जाती है। ये याद रखेंगे, ये बात हर सीक्वेंस में नहीं पाई जाती। जिस सीक्वेंस में ये खास बात पाई जाती है उस सीक्वेंस की बात हो रही है कि अगर किसी सीक्वेंस में इस तरह की खास बात पाई जाती है कि उसकी किसी एक टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करें और हमें जो है वो उससे अगर नेक्स्ट वाली टर्म मिल जाए तो इस तरह की सीक्वेंस को हम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर किसी सीक्वेंस में ये खास बात पाई जा रही है या अगर आपके पास कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस मौजूद है तो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो बताया है कि हम क्या करते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो उनका डिफरेंस लें अगर हम, तो हमें वो कॉमन डिफरेंस डी जो है वो मिल जाता है। मैं एक मिसाल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिखता हूँ जिसकी पहली टर्म क्या है 2 है, उसके बाद इसकी दूसरी टर्म क्या है 5 है, उसके बाद इसकी थर्ड टर्म जो है वो 8 है, 11 है, इसके बाद इसकी फिफ्थ टर्म जो है वो 14 है एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक मैंने सीक्वेंस लिखी है। अगर आप देखें तो सीक्वेंस में क्या खास बात जा रही है, और ये 2 है, 2 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, सेकंड टर्म क्या आ रही है 5 आ रही है। कैसे मिली है? जब आपने 2 में 3 ऐड किया, तो 2 में 3 ऐड किया आपको क्या मिल गया +5 मिल गया। अब इस तरह जो सेकंड टर्म है उसके बाद जो थर्ड टर्म क्या आ रही है 8 आ रही है, तो 8 आपको कैसे मिला? जब आपने 5 में आपने 3 ऐड किया तो आपको 8 मिल गया। इस तरह 8 आपकी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म कौन सी आ रही है 11। 11 आपको कैसे मिला? जब आपने 8 में 3 ऐड किया तो आपको 11 जो है वो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जो है वो मिल गई है। इस तरह 14 11 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपको 14 मिल जाएगा। तो अब देखें कि इस सीक्वेंस में क्या खास बात पाई जा रही है कि इसकी हर टर्म जो है वो क्या कैसे मिल रही है, प्रीवियस टर्म में एक ही फिक्स नंबर ऐड करने से मिल रही है और फिक्स नंबर क्या है 3 है। तो अगर आपने फाइंड आउट इस तरह की आपको सीक्वेंस लिखी नज़र आ रही है जिसमें एक ही फिक्स नंबर ऐड करने से जो है वो अगली टर्म्स आपको मिल जाती हैं, तो अगर आपने फाइंड आउट करना कि वो फिक्स नंबर कौन सा है तो आप क्या करें, वो जो सीक्वेंस लिखी हुई है उसमें से किसी भी दो टर्म्स का जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस ले लें, आपको फिक्स नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 8 और 11 ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में, अगर मैं 11 में से 8 को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 मिलेगा। और 3 क्या है? वही नंबर है जिसको हम जो है वो ऐड करके हर अगली टर्म जो है बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ ये वाला +3 +3 +3। इस तरह अगर आप 2 और 5 ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, अगर आप क्या करें 5 में से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तब भी आपको जो है वो 3 मिल जाएगा। 3 वही नंबर है जो हम ऐड करके जो है वो अगली टर्म्स बना रहे हैं सीक्वेंस में। इस तरह अगर आप 5 और 8 की बात करें तो 8 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तब भी आपको 3 मिल जाएगा। तो अगर तो ये आपको हर किसी भी दो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस लेने से आपको फिक्स नंबर जो मिल जाएगा। उस सीक्वेंस के केस में जिस सीक्वेंस में ये खास बात पाई जा रही हो कि उसकी हर जो टर्म है कैसे मिल रही है कि प्रीसीडिंग टर्म में आप जो है कोई फिक्स नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को कहेंगे। और अरिथमेटिक सीक्वेंस केस में अगर आपने वो फिक्स नंबर डी ढूंढना है वो कौन सा है, जैसे यहाँ पे डी आपके पास क्या है 3 है।
ठीक है। यहाँ पे डी आपके पास क्या है 3 है। और इन जनरल अगर आपने वो डी नंबर वो नंबर ढूंढना है जो फिक्स नंबर ऐड करने से आपको नई टर्म्स अगली टर्म्स में मिल रही हैं, तो कैसे मिलेगा कि इन जनरल आप जो है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो है वो डिफरेंस ले लें। जैसे यहाँ पे इन जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे ए nth टर्म में से जो है वो उससे पीछे वाली टर्म n-1th टर्म जो है वो माइनस की हुई है, तो माइनस करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें वो डी मिलेगा, वो फिक्स नंबर मिलेगा अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में, जिसको हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जिसको हम अगर आप किसी टर्म में ऐड करेंगे तो आपको उससे अगली वाली टर्म जो है वो हमेशा मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 14 में अगर हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 17, तो हमें उस सीक्वेंस की उससे अगली वाली टर्म जो है वो मिल जाएगी, जो कि उससे पिछली टर्म में जो है वो कॉमन डिफरेंस डी ऐड करने के बाद जो है वो मिल गई है हमें। तो किस सीक्वेंस में अगर ये खास बात पाई जा रही है तो उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस फिर किस तरह की होगी, इन जनरल इस तरह की होगी। A1 पहली टर्म होगी उसकी, फिर A1 में अगर आप क्या करेंगे डी ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ये आपको दूसरी टर्म मिल जाएगी। दूसरी टर्म आपके पास क्या बन जाएगी A1 प्लस डी, ये क्या बन जाएगी दूसरी टर्म, ये आपके पास क्या है दूसरी टर्म। अब आप दूसरी टर्म में अगेन डी ऐड करेंगे तो आपको कौन सी टर्म मिल जाएगी, तीसरी टर्म मिलेगी। अगेन डी ऐड करेंगे तो ये क्या बन रहा है A1 प्लस 2D, तो A1 प्लस 2D क्या हो जाएगा, ये उस सीक्वेंस की तीसरी टर्म बन जाएगी। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है A1 प्लस 2D, ये क्या है उसकी तीसरी टर्म है। उसी तरह अभी आपके पास जो है वो तीसरी टर्म है, अगर आपने फोर्थ टर्म ढूंढनी है तो इस तीसरी टर्म में क्या करें फिर डी ऐड कर दें, तो A1 प्लस 2D में अगर हम फिर से डी ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A1 प्लस 3D, तो A1 प्लस 3D क्या होगी, अब फोर्थ टर्म होगी उस सीक्वेंस की। तो एंड सो आगे जाके अब यहाँ पे A1 प्लस 3D यहाँ पे भी जो है वो लिख सकते हैं। देखें फर्स्ट टर्म क्या आ रही है A1, फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही है, मैं इसको ज़रा करता हूँ यहाँ पे थोड़ा समझा सकूँ। फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही है देखें A1, सेकेंड टर्म क्या आ रही है आपके पास A1 प्लस डी या A1 प्लस 1D, एक ही बात है। उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसमें डी के साथ जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, डी के साथ 1 आ रहा है। जो थर्ड टर्म है उसमें डी के साथ 2 आ रहा है। जो फोर्थ टर्म है उसमें डी के साथ देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है। इस तरह जो फिफ्थ टर्म होगी उसमें A1 प्लस डी के साथ क्या होगा 4 आ जाएगा। यानी कि जितनी नंबर वाली टर्म है यहाँ पे डी के साथ उससे एक नंबर जो है वो कम आ रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर आप जो है वो n प्लस 1 टर्म लिखेंगे तो n प्लस 1 टर्म क्या होगी आपके पास, वो A1 प्लस ND होगी। ठीक है, अगर आप इस तरह nth टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगी, nth टर्म आपके होगी के पास होगी A1 प्लस डी के साथ एक नंबर आएगा जो n से एक कम होगा। तो n से एक का नंबर कम कौन सा होता है, वो होता है n-1। ठीक है, तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा, ये आपके पास कॉन्स्टेंट बन जाएगी। ये आपके पास इस सीक्वेंस की अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म या जनरल टर्म आपको जो है वो बन जाएगी, ये वाली आपके पास। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यही बात है यहाँ पे की हुई है। A1 क्या है फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या है फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया है तो आपको क्या मिला है, आपको सेकंड टर्म मिल गया है। उसके बाद थर्ड टर्म क्या है कि फर्स्ट सेकंड टर्म में जो है वो फिर से डी ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा A1 प्लस 2D बन जाएगा, वो आपके पास क्या है ये थर्ड टर्म है। उसके बाद फोर्थ टर्म क्या होगी, इसमें अगर आप फिर से डी ऐड कर देंगे थर्ड टर्म में तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगी। फिर से डी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा A1 प्लस 3D, ये आपके पास क्या बन जाएगी फोर्थ टर्म बन जाएगी। तो अब देखें फर्स्ट टर्म A1 है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है ये वाली। सेकंड जो टर्म है ये वाली, उसमें देखें तो डी के साथ क्या आ रहा है, डी के साथ 1 आ रहा है। ठीक है, जो थर्ड टर्म है ये वाली, उसमें देखें उसमें डी के साथ क्या आ रहा है, डी के साथ 2 आ रहा है, एक नंबर कम आ रहा है यहाँ पे। जो फोर्थ टर्म है ये वाली, उसमें देखें उसमें डी के साथ क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इस 4 में से एक नंबर जो है वो कम आ रहा है। तो जितने नंबर वाली टर्म है डी के साथ उसमें से एक नंबर जो है वो कम आ रहा है हमेशा। तो फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है A1 प्लस 3D। इस तरह अगर आप फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा A1 प्लस 4D। इसी तरह अगर आप टेंथ टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा A1 प्लस 9D, एक कम आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरह आप इन जनरल अगर nth टर्म लिखेंगे किसी इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की तो वो क्या होगा, nth टर्म आपके पास होगी A1 प्लस n-1D, यहाँ पे D के साथ क्या आ जाएगा एक नंबर कम आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है या अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होती है उसकी nth टर्म का फार्मूला आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा an, ये आप लोगों ने याद रखना है लाजमी। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D
हेयर ए एन इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक सीक्वेंस हो आपके पास, ये उसकी nth टर्म का फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको याद है मैंने पहले यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखी थी, वो क्या थी, 2 उसकी पहली एंट्री थी, उसके बाद 5 था, 5 के बाद 8 था, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 एंड सो ऑन, 14 के बाद 17 एंड सो ऑन जो भी है। अब ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखी हुई है। क्यों अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जज आप लोगों ने खुद ही करना है। जज आप लोगों ने कैसे करना है, अगर आप देखते हैं कि हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में जो है में से जो है वो कोई फिक्स नंबर ऐड करने से अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब ये है कि वो क्या होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। याद रखना हर टर्म की बात कर रहा हूँ, कोई सी भी दो टर्म की बात नहीं कर रहा। हर टर्म जितने भी दो कंसेक्टिव टर्म आ रही हैं, हर टर्म कैसे आपको मिले, प्रीवियस टर्म में कोई फिक्स नंबर जो है ऐड करने से मिले। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स हों, अगर आप उनका डिफरेंस लें, जैसे 5 में से 2 को माइनस करें तब भी 3 आए आपके पास, कोई फिक्स नंबर है, 3 है, कोई फिक्स नंबर है। इस तरह अब अगर आप 8 में से 5 को माइनस करें तब भी 3 आएगा, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, 14 में से 11 को माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, 17 में से 14 को माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा। तो अगर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस अगर हमेशा फिक्स आ रहा है, हमेशा याद रखना, कोई एक दो टर्म्स की बात नहीं मैं कर रहा, हमेशा की बात कर रहा हूँ, मीन सब के लिए बात कर रहा हूँ। तो जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, अगर सब टर्म्स में दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस अगर हमेशा जो है वो फिक्स नंबर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। वो जो नंबर फिक्स आता है, ये वाला, जिसको हम जो है ऐड करके अगली टर्म जो है वो हासिल कर सकते हैं, उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, वो है उस सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। और A1 जिसको जो कि फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पे A1 किसके इक्वल है, यहाँ पे A1 आपके पास 2 के इक्वल है। तो A1 के आपका भी आपको पता चल रहा है वो यहाँ पे क्या है, वो 2 है। डी का भी आपको पता है वो क्या 3 है। और कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, उसकी nth टर्म का फार्मूला आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा और बताया है कि उसके nth टर्म का फार्मूला जो है ये वाला होता है। nth टर्म ये जनरल टर्म है, आप इस फार्मूले को यूज़ करते हो उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई से भी नंबर वाली टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 11 जो है सीक्वेंस की 4th टर्म है। ठीक है, 11 इस सीक्वेंस की कौन सी है, 4th टर्म है। अगर मैं इस फार्मूले को यूज़ करके इस सीक्वेंस की 4th टर्म ढूंढूं तो देखते हैं कि मैं वो इस सीक्वेंस की 4th टर्म जो है वो क्या मिलती है। फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने 4th टर्म जो है ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूला में जो है वो n की जगह जो है वो 4 पुट कर दूंगा। तो n की जगह इस फार्मूले में अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह जब यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 वो क्या बन जाएगा, मेरे पास 3 बन जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इस फार्मूले में मैंने n की जगह जो है वो 4 पुट कर दिया ताकि मुझे इस सीक्वेंस की 4th टर्म जो है वो मिल सके, यहाँ पता चल सके कि इस सीक्वेंस की 4th टर्म जो है वो क्या होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट 4th टर्म क्योंकि हमने ढूंढनी है, इस 4 को वैसे लिखा देते हैं। और A1 की वैल्यू हमें पता है सीक्वेंस की, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 2 है। तो A1 की वैल्यू मैं 2 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और उसके बाद प्लस 3। और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पे इस सीक्वेंस की डी की वैल्यू 3 है। तो डी की वैल्यू भी यहाँ पे साथ में पुट कर देते हैं। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है, 2 प्लस 3 टाइम्स 3 9। तो 2 प्लस 9 किसके इक्वल होता है, 2 प्लस 9 आपके पास होता है 11 के इक्वल। तो आपको A4 का आंसर मिल गया। यहाँ पे A4 का आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है जिसमें A1 2 के इक्वल था और D 3 के इक्वल था, उस सीक्वेंस की जो 4th टर्म है A4 वो क्या होगी, वो 11 की इक्वल होगी। तो यहाँ से भी आप क्लियर दे सकते हैं कि आपकी 4th टर्म जो है वो 11 ही है। तो ये किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का जनरल फार्मूला है। अगर आपको किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस के बारे में बताया कि उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप उस सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। जैसे मैंने अभी जो है वो
इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म जो 11 है वो फाइंड आउट की है, ठीक है। तो अगर आप इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर आप जो है इस तरह इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म 14 वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिक्स टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 10वीं टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 50वीं टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 100th टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी नंबर वाली टर्म आपने फाइंड आउट करनी है जस्ट एन की जगह वो नंबर पुट करें, ठीक है। तो आपको उसने नंबर वाली टर्म जो है वो सीक्वेंस की मिल जाएगी, आपको सारी की सारी टर्म जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस फार्मूले का फ़ायदा हो जाएगा कि आपको सारी की सारी टर्म निकालनी नहीं पड़ेंगी। अगर आपसे कोई 21वीं टर्म निकालने के लिए कहा गया है तो आप डायरेक्ट फार्मूले में जो है वो एन की जगह 21 पुट करेंगे तो आपको 21वीं टर्म जो है वो मिल जाएगी उस सीक्वेंस की। तो ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या होती है? ऐसे सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा हो, ऐसे सीक्वेंस जिसमें हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में जो है वो कोई फिक्स नंबर ऐड करने से मिले, तो उस सीक्वेंस को हम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और उस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, जिसकी मदद से हम किसी सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह की यहाँ पे एक एग्जांपल की हुई है, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में क्या पूछा गया और क्या फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल नंबर 1 में ये कह रहे हैं, if first term of an AP means arithmetic progression या arithmetic sequence। हम कह रहे हैं कि if first term of an AP is 2, ठीक है। कहते हैं अगर किसी arithmetic sequence की first term जो है वो 2 है and common difference is 3, common difference मीन जो कि D था वो अगर 3 है, then find the general term एंड 12th टर्म ऑफ एन AP। अब वो कहते हैं कि उस सीक्वेंस की जनरल टर्म भी फाइंड आउट करें और उस सीक्वेंस की जो 12th टर्म है वो भी फाइंड आउट करें। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी करवाई है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है? क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है कि जो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्यूशन में कि जो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A1 वो क्या है? 2 है। उसके बाद क्या और क्या गिवन है? और ये गिवन है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सीक्वेंस में वो क्या है? 3 है। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस में क्या गिवन है? वो 3 गिवन दिया गया है। तो ये दो वैल्यूज हमें गिवन दी गई हैं। हमने क्या फाइंड करना है? हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है, मीन्स nth टर्म फाइंड करनी है और 12th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जनरल टर्म फाइंड करते हैं। हमें पता है कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो उसकी जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D, ठीक है। और A1 की वैल्यू हमें गिवन दी गई है वो क्या है? 2 है। तो ये A1 की वैल्यू 2 हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद D की वैल्यू भी हमें गिवन दी गई है, D की वैल्यू क्या है? 3 है। वो D की वैल्यू हम जो है वो यहाँ पुट करेंगे। पुट कर दिए यहाँ पे, A1 की वैल्यू 2 पुट कर दिए, D की वैल्यू 3 पुट कर दिया। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या बन गई है? उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की जनरल टर्म बन गई है जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और जिसमें डी क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये 3n माइनस 1 क्या बन गया है? उस सीक्वेंस की जनरल टर्म या nth टर्म जो है वो बन गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था? जनरल टर्म फाइंड आउट करने के बाद आपने उस सीक्वेंस की 12th टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें जनरल टर्म पता चल गई है तो हम उस जनरल टर्म को यूज़ करते हुए उस सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो। तो क्वेश्चन में 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो हम क्या करेंगे? जो जनरल टर्म हमारे पास आई है उस सीक्वेंस की, इसमें n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? n की जगह 12 पुट कर देंगे। तो n की जगह 12 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो जनरल टर्म आ रही है इसमें n की जगह 12 पुट करते हैं तो an में n की जगह 12 पुट करते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 12 और माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दी है? 12 पुट कर दी, क्योंकि हमने 12th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी थी उस सीक्वेंस की। तो क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे n की जगह 12 आ जाएगा, तो 3 इंटू 12 माइनस 1 ये पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 36। और यहाँ पे क्या है? माइनस 1 माइनस हो रहा है, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 35। तो ये क्या है? nth टर्म को यूज़ करते हमने क्या कर दिया है? उस सीक्वेंस की जो 12th टर्म थी 35 वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो nth टर्म वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए भी आप जो है वो किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो है वो 12th टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर जो मैंने बाय डेफिनेशन आपको एक बार पहले ही बताया था कि अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होती है उसकी कोई सी भी नंबर वाली टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर 12 हो तो किसके इक्वल होती है? A1 प्लस D आता है यहाँ पे,
और डी के साथ वो वाला नंबर आता है जो इससे एक कम होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, फिर डी के साथ 11 आ जाएगा। तो A1 प्लस 11D क्या होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस की 12th टर्म होगी। तो इस तरह भी आप 12th टर्म निकाल सकते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है, या फिर आपका जो जनरल 10th टर्म का फार्मूला बन गया है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, आप उसको भी यूज़ करके जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको स्क्रीन पे लिखी नज़र आ रही होगी। इसमें क्या है, जो बता रहा है कि कोई भी सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म क्या है, 5 है, एंड 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। ठीक है, राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है, कहता है कि सीक्वेंस है जिसमें पहली टर्म जो है वो क्या है, वो 5 है, और उसके अलावा उस सीक्वेंस की 3 और कंसेक्टिव टर्म जो है उसने क्वेश्चन में दी हुई हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो 3 और कंसेक्टिव टर्म्स हैं ये कौन से नंबर वाली टर्म है, क्या ये 5वीं, 6ठी और 7वीं टर्म है, या फिर क्या ये तीसरी, चौथी और 5वीं टर्म है, या फिर क्या ये दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म है। ये उसने नहीं बताया कि कौन से नंबर वाली टर्म्स है, लेकिन ये उसने बता दिया कि ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं कि उस सीक्वेंस की, यानी कि ये इकट्ठी ही आएंगी। ठीक है, कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई बिल्कुल जो एक साथ नंबर्स आते हैं उनमें उनके दरमियान कोई और नंबर ना आए, उनको कंसेक्टिव जो है वो बोलते हैं। तो ये कंसेक्टिव टर्म्स है, और सीक्वेंस की कंसेक्टिव टर्म्स का मतलब ये है कि तीनों क्या आएंगी, इकट्ठी ही आएंगी। ठीक है, तो सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है आपके पास, 5 है, और सीक्वेंस में ये तीनों टर्म्स क्या आएंगी, इकट्ठी आएंगी। अगर इकट्ठी आ रही हैं तो हम चेक करके देख लेते हैं कि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम आया हर 2 टर्म्स का, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हम फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस के जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करके जो है वो टर्म्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 23 और 26 ये दोनों कंसेक्टिवली आ रहे हैं। अगर हम क्या करें, 26 में से अगर हम जो है वो 23 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह अगर आप 26 और 29 की बात करें तो 29 में से अगर आप 26 को माइनस करेंगे तब भी आपके पास क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो आपने चेक कर लिया कि कोई सी भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स को आप अगर आप माइनस करें तो माइनस करने के बाद आपका जो कंसेक्टिव डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो सेम ही आ रहा है। इसलिए ये सीक्वेंस आपके पास क्या होगी, ये सीक्वेंस आपके पास एक जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला को यूज़ करते हुए आप जो है वो अब जो है वो टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, पहली 4 टर्म्स जो कि फाइंड आउट करने के लिए कही गई हैं क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं इंडियन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया गया है। क्वेश्चन में हमें एक तो ये गिवन है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म जो है वो 5 है। उसके अलावा ये जो 3 कंसेक्टिव टर्म्स दी हुई हैं इनमें से अगर हम कॉमन डिफरेंस लें तो कॉमन डिफरेंस लेने के बाद हमें जो डी की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो ओवरऑल हमें A1 की वैल्यू भी पता चल गई है और डी की वैल्यू भी पता चल गई है। अब A1 और डी की वैल्यू को यूज़ करते हम जो है वो कॉमन डिफरेंस को यूज़ करते हम जो है वो इस सीक्वेंस की जो बाकी टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कौन सी टर्म्स कहा गया है, क्वेश्चन में पहले 4 टर्म जो है फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जिसमें से पहली टर्म तो उसने पहले खुद से ही क्वेश्चन में गिवन दे दी है, वो क्या है, 5 है। इसका मतलब पहले टर्म हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वो हम लोगों ने अगर फाइंड आउट कर ली तो पहले 4 टर्म जो है फाइंड आउट हो जाएंगी। तो हमें पता है क्योंकि हमें जो सीक्वेंस दी गई है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसलिए जब भी किसी एक टर्म से अगली टर्म अगर हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस एक टर्म में जो है वो कॉमन डिफरेंस डी जो है वो ऐड कर देंगे। जब डी ऐड करेंगे तो हमें उससे अगली टर्म जो है वो मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल A1 5 है, तो अगर हमने A2 यानी कि सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस A1 में जो है वो डी ऐड कर देंगे। तो A1 में जब डी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस सीक्वेंस की सेकंड टर्म या उससे आगे वाली टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो A1 में अगर हम डी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो A1 आपके पास 5 है, डी आपके पास 3 है, तो 5 प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 आपके पास क्या बन जाएगी, सीक्वेंस की सेकंड टर्म बन जाएगी। इस तरह अगर आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करें, जो सेकंड टर्म है उसमें अगेन जो है वो डी ऐड कर दें। अगेन डी ऐड करेंगे सेकंड टर्म में तो आपको जो है वो थर्ड टर्म जो है वो सीक्वेंस की मिल जाएगी। वो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म आपके पास 8 है, उसमें D3 ऐड करेंगे तो आपको जो है वो उस सीक्वेंस की थर्ड टर्म जो है वो 11 वो मिल जाएगी। उसके बाद इसी तरह जो फोर्थ टर्म है, अगर आप थर्ड टर्म में डी ऐड करते हैं तो आपको जो है वो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। थर्ड टर्म आपके पास 11 थी, उसमें D3 ऐड करेंगे तो आपको 14 जो है वो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। ओवरऑल आपके पास जो है वो पहली 4 टर्म जो है उस सीक्वेंस की आपको मिल जाएंगी, जिसमें पहली टर्म 5 है, दूसरी 8 है, तीसरी 11 है और चौथी क्या है,
14 है, ठीक है। तो ये आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहले 4 टर्म्स जो है मिल जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, इस जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ही है। वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP इफ A1 is equal to 11 and nth term is equal to 68 and D is equal to 3। वो कहता है कि एक सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जिसमें पहली टर्म क्या आ रही है, आपके पास पहली टर्म 11 है, उस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस D है वो 3 आ रहा है, और जो nth टर्म है उस सीक्वेंस की आखिरी टर्म जो है nth टर्म है, जनरल टर्म है, वो क्या है, वो 68 है। अब बताएं कि उस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म जो है वो होंगी जिसकी nth टर्म जो है वो 68 जो है वो बन रही हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में AP या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो दी हुई है। तो nth टर्म का फार्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू जो भी होगी वो हमें बता देगी कि उस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म है जिसमें nth टर्म जो है वो 68 आ रही है। n टर्म का फार्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। ये किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला है, आपको पहले मैंने बताया हुआ है। तो इस फार्मूले में अगर हम an की वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि an की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में गिवन दी गई है, वो क्या है 68 है, तो an की वैल्यू 68 यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद A1 की वैल्यू भी गिवन दी गई है, A1 की वैल्यू क्या है 11 है, तो A1 की वैल्यू 11 वो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद D की वैल्यू 3 वो भी गिवन दी गई है, तो D की वैल्यू 3 वो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। बस n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं बताई हुई, तो n की वैल्यू हम जो है वो खुद फाइंड आउट करेंगे, और n की वैल्यू जो भी होगी वो हमें ये बता देगी कि सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म्स हैं जिसमें जो है वो लास्ट टर्म जो है उसकी 68 आ रही है, फर्स्ट टर्म उसकी 11 है, और D उनमें क्या आ रहा है डिफरेंस, वो 3 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास n की वैल्यू क्या आती है। 68 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू 3। ये आपके पास वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन मिल जाएगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 68 इज इक्वल टू n जो 3 है इसको n-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3n-3। उसके बाद नेक्स्ट 11 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +8। तो ओवरऑल ये आपके पास इक्वलिटी बन जाएगी 68 इज इक्वल टू 3n+8। और यहाँ से अगर आप जो है वो 3n को इसे राइट हैंड साइड पे रहने दें और 8 जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर दें, तो आपको क्या मिलेगा 3n इज इक्वल टू 60। और यहाँ से n की वैल्यू आपको मिलेगी 60 डिवाइडेड बाई 3, और कैंसिलेशन करेंगे 3 के साथ आपको वहाँ से मिल जाएगा 20। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको जो है n की वैल्यू जो है इन दी एंड 20 मिल जाएगी। इसका मतलब वो वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीक्वेंस या वो वाली अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 11 आ रही है और डी कॉमन डिफरेंस जिसमें D आ रहा है और जिसकी nth टर्म जो है वो 68 है, उस सीक्वेंस में 68 तक जो है टोटल जो जितनी टर्म्स बन रही हैं वो क्या है 20 है। मीन्स तो आपकी जो 68 वाली टर्म है वो क्या होगी 20th टर्म होगी, ठीक है। A1 आपकी टर्म पास कौन सी है, फर्स्ट टर्म आपके पास 11 है। अगर आप D का डिफरेंस रखते जाएंगे और D का डिफरेंस रखते हुए आप टर्म्स निकालते जाएंगे, जैसे 11 के बाद जो है वो इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपको 14 मिलेगा, 14 में जब 3 ऐड करेंगे तो आपको 17 मिलेगा। इस तरह 3 ऐड करते करते जब आप जो टर्म्स निकालते जाएंगे तो जब आप 68 तक पहुँचेंगे तो 68 जो है वो 68 तक पहुँचने के बाद आपकी टोटल कितनी टर्म्स होंगी वो हमने यहाँ पे बताना था। तो 68 तक पहुँचते कि टोटल कितनी टर्म्स होंगी, वो उतनी होंगी जितनी आपकी 68 टर्म आपकी होगी, ठीक है। जैसे 11 तक आपकी एक टर्म है क्योंकि 11 फर्स्ट टर्म है, 14 आपकी दूसरी टर्म है तो 14 तक आपकी 2 टर्म्स बन जाएंगी, 17 आपकी तीसरी टर्म है तो 17 तक आपकी जो है थर्ड 3 टर्म्स बन जाएंगी। इसी तरह 68 टर्म आपकी जो है वो कौन से 68 जो नंबर आएगा आपके पास उस सीक्वेंस में, वो 68 नंबर जो है वो कौन से नंबर वाली टर्म होगी, वही नंबर आपको बता देगा कि 68 तक टोटल जो है वो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आ रही हैं। वो नंबर हमें n बताता है, इसलिए हमने क्या किया n टर्म का फार्मूला यूज़ करके ये चेक कर लिया है कि 68 जो है वो कौन से नंबर वाली टर्म जो है बन रही है, वो 20वीं टर्म बन रही थी। इसका मतलब ये है कि 68 तक टोटल जो है वो हमारे पास जो है वो 20 टर्म जो है वो आ रही हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड ही है। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 4 और भी एक यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड यहाँ पे की हुई है, ये फिर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।